पुराने ज़माने के अंदर डेटा एनालिस्ट का काम पता क्या होता था? एक डेटा आया, उसको एनालाइज़ किया, ग्राफ्स बनाए, डैशबोर्ड बनाए और प्रेज़ेंट कर दिया। बात ख़त्म, अजलल्लाह खैर सल्ला, जेब में पैसे आए, घर गए, सो गए, काम किया, ये गए जी, वो गए। बट नाउ बहुत ज़्यादा लैंडस्केप चेंज हो चुकी है। अब आपको एआई का यूज़ करना पड़ता है टू डेवलप समथिंग। आपको एसक्यूएल क्यूरीज़ नहीं लिखनी पड़ती, जो सीक्वल की एक लैंग्वेज होती थी, वो उससे काम बहुत आगे चला गया है। अब आपको एआई को इंटीग्रेट करना पड़ता है इनसाइड योर डैशबोर्ड्स एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि डेटा एनालिटिक्स जो है, ये बेसिकली या डेटा एनालिस्ट 2026 के अंदर स्किल्स एंड एवोल्यूशन किस तरीके से आई है। अब 2026 के अंदर किस तरीके से आपके डिफरेंट चीज़ों में चेंज आई उसको हम देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर या आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्रेडिट दूँगा नैनो बनाना को, जिसके थ्रू मैंने ये सारे का सारा कंटेंट दे के ये तस्वीर जनरेट की है। सो नैनो बनाना गूगल के ऊपर हम मैंने यूज़ किया और मेरे पास प्रो वर्ज़न है जिसके थ्रू मैंने ये काम जो है उसको सरअंजाम दिया। सो ये मैंने खुद से डिज़ाइन नहीं की, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप इस तरीके से इन्फोग्राफिक्स को ईज़िली बना सकते हैं। अच्छा जी। अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट 2026 के अंदर किस तरीके से काम करते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें इनको समझनी आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताए हैं। सबसे पहला द टाइमलेस कोर है। ये मॉडर्नाइज़्ड वे है टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। अब आपके पास जो सीक्वल एंड पाइथन सिर्फ़ होता था ना, वो भाई नापैद हो चुका है। सिर्फ़ सीक्वल और पाइथन पे डेटा एनालिटिक्स का काम नहीं हो सकता, ठीक है? सीक्वल एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती थी जिसकी बेस पे आप काम करते थे, अब दुनिया उससे बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है? अब अगली चीज़ क्या है, आपको जो काम करना होता है, वो खुद से करना होता है, यानी कि डेटा को क्लीन करें। ऑफ़ कोर्स पाइथन ही यूज़ होता है बट एआई टूल्स भी यूज़ हो रहे हैं आजकल। मैं आपको वो भी बताऊँगा कैसे। डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करना है, फिर ऑटोमेट करना है पाइथन के कोड को। पहले आप पाइथन के स्क्रिप्ट वन बाय वन लिखते थे। अब आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि एक लेवल अप जाते हैं। और वो जो एक लेवल अप है, उसके अंदर आप ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को। ऑटोमेट का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई एक चीज़ एक दफ़ा कर ली है, किसी और डेटा पे दोबारा से वही काम मैं कर सकूँ ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है? सेम प्रोसीजर लेकिन वो मल्टीपल डेटा सेट्स पे हम कर सकें। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। फिर इंटरैक्टिव पावर बीआई या बिज़नेस इनसाइट्स को हम पावर बीआई या टैबल्यू के थ्रू हम शो करवा सकते हैं। अब पाइथन के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ ऐसी आ चुकी हैं लाइक स्ट्रीमलेट्स, जेंगो एंड मेनी अदर लाइब्रेरीज़ जिसके थ्रू आप डैशबोर्ड्स पाइथन के अंदर भी बना सकते हैं। सो सिर्फ एसक्यूएल पाइथन जो है वो नापैद हो चुकी है या सीक्वल पाइथन नापैद हो चुकी है। नाउ यू हैव टू डू ऑल दीज़ थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सीक्वल आपको यूज़ ही नहीं करनी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आनी चाहिए बट उनका यूज़ जो है 50% से लेस होके 5% टू 10% रह गया। ठीक है? और अगर आपको क्यूरीज़ नहीं भी आती, सिंपली लार्ज लैंग्वेज मॉडल या चैट जीपीटी को यूज़ करें एंड दैट्स इट। ये काम हो जाता है। अब लोग यहीं पे अटके हुए हैं, यहीं पे इतना सा सीख के कहते हैं कि भई मैं तो डाटा एनालिस्ट बन गया, जॉब दे दो मैनू। वो एक बंदे की बड़ी रील वायरल हुई थी पाकिस्तान में, कहता है मेरी दुकान है, मैं सामान पाया, मैनू नहीं पता मेरे को सामान लो। मतलब उसका कहने का है कि ये मेरी दुकान है, मैंने इसमें सामान डाला है, मुझे नहीं पता मेरे से सामान लें। यहाँ पे डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, टाइमलेस कोर के अंदर रहते हैं, कहते हैं मैंने पाइथन सीख ली है, डैशबोर्ड बना ला है, मैनू नहीं पता, मैनू जॉब दो। सो आजकल ये सीन चल रहा है कि पाइथन सीख के बंदे कहते हैं कि भई मुझे डैशबोर्ड बनाने आ गया एंड दैट्स इट। भई ऐसा नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टाइमलेस कोर जिसके अंदर आपको डेटा को समझना पड़ता है। डेटा में किस तरीके से क्लीनिंग करनी है, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स और एक ही चीज़ को करने के 10-10 मेथड भी हैं। आपने कौन-सा कहाँ पे यूज़ करना है दैट इज़ व्हाट यू शुड नो और इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। अच्छा जी, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब इस स्टेप पे लोग पहले कहते थे कि मैं भई सीख गया हूँ दैट्स इट मुझे जॉब दें। लेकिन अब काम कहाँ पे चला गया भई? वो यहाँ पे आ गया एआई फ्लुएंसी एंड ऑगमेंटेड एनालिटिक्स की तरफ जा चुका है काम। एआई फ्लुएंसी, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, उनको फ्लुएंटली यूज़ करना आना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी स्किल इस वक़्त की है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती तो आप ये वाली एआई इन्फ्लुएंसी के ऊपर ज़रा भी काम नहीं कर सकते। सो द स्किल नेम इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि चैट जीपीटी लाइक एल्गोरिथम से किस तरीके से काम करवाते हैं, उस स्किल का नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मिसाल दूँ आपको? आपने बिरयानी बनानी है। किसी बच्चे को बाहर बिरयानी मसाला लेने भेज देंगे, वो आएगा, फिर आप उसको दही लेने भेजेंगे, वो आएगा, फिर आप उसको लेने भेजेंगे जी चावल ले आओ, वो आएगा, फिर आप उसको लेने भेजें कि आप ऐसा करो मसाले भी ले आओ, फलाँ, फलाँ, फलाँ चीज़ें ले आओ, इलायची ले आओ, हालाँकि बिरयानी में ख़राब करती है, बस खुशबू के लिए अच्छी होती है।
सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक ही दफा दे दो। आप उस बच्चे को एक ही दफा लिस्ट बना के दो, वो सारा सामान लेके आए, देन आप बिरयानी इजीली और फास्टर वे में बना लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्टिंग नहीं सीखते, वो डायरेक्टली एआई को कहना स्टार्ट कर देते हैं, गिव मी अ डैशबोर्ड। उसको ये तो बताओ कौन सा डैशबोर्ड, कौन सा प्लॉट चाहिए, किस तरीके से, कौन कौन से मॉडल्स यूज करने हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो आपको बेसिकली एआई फ्लुएंसी का पता होना चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब वापस आते हैं, ये जो टूल्स मैंने आपको पहले बताए थे लॉगिन्स बनाने के लिए, आपको पता होना चाहिए मैंने कब किमी को यूज करना है, कब मैंने चैट जीपीटी का वर्जन कौन सा यूज करना है, कब मैंने क्लाउड एंथ्रोपिक को यूज करना है, कब मैंने गिटहब को पायलट को यूज करना है। यू शुड नो दोज स्किल सेट एंड दोज मॉडल्स। ठीक है। और उसको सीखने के लिए आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझना पड़ता है, विच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये कोड जनरेशन इस वक्त बहुत जरूरी है, सिर्फ पाइथन ही नहीं, इवन पावर बी एंड टैब्ल्यू के अंदर भी आप क्यूरी लिखते हैं, क्यूरी होती है कोड, एक्सेल के अंदर भी कोड लिखा जाता है, तो वो सारी चीजें इस तरीके से आप इकट्ठे करके लिखते हैं। ठीक हो गया। सो सेकंड थिंग इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल की प्रॉम्प्टिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज ऑर्केस्ट्रेटिंग आपके एआई एजेंट्स। एजेंटिक एआई बहुत एडवांस हो चुकी है, आपको पता है। ठीक है। तो एआई एजेंट्स क्या करते हैं, एआई तो सिर्फ आपको बताती है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एजेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली खुद से वो टास्क भी एक्शन लेके परफॉर्म करते हैं। सो एजेंट्स का काम होता है एक्शन परफॉर्म भी करना। ठीक है। एआई सिर्फ आपको बताती है कि ये वाली चीज कर लो, ये वाली कर लो, ये वाली कर लो। एआई एजेंट्स आपको बताते हैं कि इस तरीके से परफॉर्म भी कर सकता हूं मैं, इफ यू अलाउ मी। ठीक है। देन यू हैव टू सिमेंटिक लेयर ऑफ मैनेजमेंट आपको उसके अंदर ऐड करनी पड़ती है। यानी कि आपको बताना पड़ना है कि सोचना कहाँ पे है, डेटा कहाँ से लेना है, और पूरा एक वर्क फ्लो बनाना पड़ता है। यानी कि पॉइंट ए ये है, इसके बाद ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, इसके बाद ये वाला करना है, फिर इसकी आउटपुट दोबारा लेके जानी है, दोबारा से एक लूप चलाना है। जब तक एक्यूरेसी आपके पास अच्छी नहीं आ जाती, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो ए टू बी टू सी, फिर लूपिंग, फिर वापस। तो इसको बोलते हैं लेयर मैनेजमेंट, कि कौन सा काम कहाँ पे करना है। और यहाँ पे डेटा एनालिस्ट आजकल बड़ी मार खा रहे हैं। उनको समझ नहीं आती, जो पुराने डेटा एनालिस्ट हैं वो नई चीज़ें सीखते नहीं हैं, वो कहते हैं बस सैलरी लगी है, बात खत्म। लेकिन दीज थिंग्स शुड बी देयर। ठीक है जी। सो आपको एआई के अंदर इन्फ्लुएंसी लानी पड़नी है, और ऑगमेंटेड एनालिटिक्स का पता होना चाहिए। ऑगमेंटेड एनालिटिक्स पता क्या है, सिर्फ डेटा की एनालिटिक्स नहीं, बल्कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज और एजेंट्स का यूज। एजेंट्स क्या करते हैं, चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं बेसिकली। टू डू ऑटोमेशन यू नीड टू नो विच एजेंट शुड बी यूज, और आपको एजेंट खुद से भी बनाने पड़ेंगे, एंड आई एम गोना टीच यू इंशाल्लाह दैट थिंग एज वेल। यहाँ तक क्लियर है सबको? जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया। दैट्स गुड। आगे चलते हैं। द थर्ड वन इज, आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस एक्यूमेन या स्टोरी टेलिंग कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। यानी कि डेटा ने प्लॉट बना के आपको दे दिए, बट आपके पास डोमेन नॉलेज होना जरूरी है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेटा एनालिटिक्स। मतलब मैंने गाड़ियों पे डेटा एनालाइज करना है, तो मुझे गाड़ियों को नॉलेज होना जरूरी है। अब मुझे यही नहीं पता हो कि Hyundai की पहली सेड आ रही है मार्केट में, तो मुझे क्या पता कि गाड़ियों का किस तरीके से मैं डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। मुझे यही नहीं पता कि टेस्ला जो है ईवी है या PHEV है, तो मैं गाड़ियों को क्या एनालाइज करूंगा। सो यू नीड टू हैव अ डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज कहाँ से आता है, जो आपने 10 से 15 साल पिछले कई सालों में जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, उसे डोमेन नॉलेज बोला जाता है। लाइक ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है। लाइक मेरी एक्सपर्टीज एग्रीकल्चर में है। ठीक है। सो एग्रीकल्चर की कोई भी बात होगी, आई कैन इजीली एक्सप्लेन दैट, क्योंकि मेरे पास वो डोमेन का नॉलेज है। कुछ लोग मैथ के अंदर बड़ी अच्छे से नॉलेज रखते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर, और कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर रखते हैं। सो दे शुड नो देयर ऑन डोमेन। कुछ लोग बिजनेस के अंदर बहुत ही आला किस्म का नॉलेज रखते हैं, सो उनका बिजनेस के अंदर एक्सपर्टीज होती है, मुझे नहीं पता होंगी वो टर्मिनोलॉजीज जो वो यूज करेंगे। सो डोमेन नॉलेज जब आपका होगा, तो आप अच्छे तरीके से ग्राफ्स के थ्रू डेटा को प्रेजेंट कर पाएंगे विद दैट डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, एंड यू नीड दैट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है। और इसी की वजह से आपकी बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन होगी। एक तो आप कोडिंग के थ्रू काम कर सकेंगे, दूसरा आप उसी डोमेन की टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे। तो आपके पास डबल स्किल सेट हो गया, एक डोमेन का नॉलेज, दूसरा ग्राफ। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं इसकी। ये मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं चाइना, यहां पे मैं लिखता हूं जापान।
ठीक है? ये मैंने एनालिसिस कर दिया, यहाँ पे आ गई जी सेल्स, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे आप बताएँ कि मैं कार्स लिखता हूँ, तो ये 2 चीज़ें आपको ये ग्राफ क्या समझाता है आपको? बार ग्राफ है। यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि चाइना की कार्स ज़्यादा सेल हो रही हैं एज़ कंपेयर टू जापानीज़ कार एट द मोमेंट, ठीक है? समझ आई बात की? और अगर आपका डोमेन नॉलेज है ना, डोमेन नॉलेज है, तो यही बात जो मैंने की है ना, आप इसको बना के और स्टोरी के थ्रू करेंगे। अब बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, बड़ी गौर से सुनिए। चाइनीज़ कार ने रिसेंटली 2020 के बाद अच्छा खासा ग्रैब कर लिया पाकिस्तानी मार्केट को। क्यों ग्रैब किया है? जापानीज़ कार लाइक टोयोटा या डिफरेंट अदर कार्स जो हैं, सुजुकी होगी या डिफरेंट अदर कार्स, वो मार्केट में इतने फीचर्स नहीं दे रहे थे कार के अंदर और वो प्राइसेस बहुत हाई रख रहे थे, ठीक है? चाइना ने जैसे ही लॉन्च की, फॉर एग्जांपल चंगान जो लॉन्च की या डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स लॉन्च किए, उसके बाद लोगों का ट्रस्ट इस पे बनता गया क्योंकि लोग टोयोटा की फॉर्च्यूनर नहीं ले सकते थे जो 2 करोड़ प्लस की है, बट शंगान की जो फॉर एग्जांपल ओशान एक्स7 है वो 70 लाख प्लस की आ रही है, 70 से 80 लाख या 90 लाख तक की। सो लोग इनको प्रेफर करने लग गए, सेम फीचर्स बल्कि उससे भी ज़्यादा फीचर्स थे। लोगों ने इनको ट्राई किया, लोगों को पसंद आई, अब इस वजह से इसकी सेल बढ़ रही है। सो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, दैट मैटर्स। सिर्फ ग्राफ मैटर नहीं करता। अगर मैं सिर्फ ये यहाँ पे बता दूँगा ना कि भाई चाइना की कार ज़्यादा सेल हो रही है एज़ कंपेयर टू जापानीज़ कार इन पाकिस्तानी मार्केट, तो आपने कहना अच्छा ठीक है आगे। लेकिन जब मैं स्टोरी के थ्रू बना संवार के आपको बताऊँगा हाँ यार ये तो मज़े की बात है ना। एंड दैट्स व्हाट अ डेटा एनालिस्ट डू। आप इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को एंड देन यू प्रेज़ेंट अ रिपोर्ट। बात समझ आई बात की? वही 2 बात वही है लेकिन तरीका डिफरेंट है क्योंकि मेरा डोमेन नॉलेज कार्स के अंदर है। सो आई कैन एक्सप्लेन दैट बेटर। ठीक है? इसकी एक और मिसाल देता हूँ। अब 2-3 आप एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्च्यूनर की एग्ज़ाम्पल दी विद जो दूसरी गाड़ी है, ओशान एक्स7 से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहरहाल कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा, छोटे चैनल को कोई भी नहीं स्पॉन्सर करता, बट नॉलेज बेस की वजह से हम इस पे कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो आपको पता है कि प्राइस का अच्छा खासा कंपैरिज़न है। यहाँ पे ये अभी इस वक़्त 79 प्लस की चल रही है, ठीक है? अंटिल 90 या 95 तक, 90 कर लेते हैं। लैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, हज़ारों की नहीं, तो ये करोड़ की बात है, ठीक है? अब ये फॉर्च्यूनर और शान एक्स7 में अच्छा खासा था। अच्छा, दूसरा जो आया हमारे पास फॉर्च्यूनर का, ऑफ कोर्स ये फॉर्च्यूनर नहीं है, बट सेम फीचर्स, सेम 7 सीट्स और बाकी अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब टैंक 500 आ गई जीडब्ल्यूएम की, ठीक है? ये गाड़ी जो है, ये तकरीबन 2 करोड़ 25 के करीब है, ठीक है? लेकिन इसके जो फीचर्स हैं ना, वो प्राडो वाले हैं तकरीबन, ठीक है? सो आप ये देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं। फिर टीगो आई चाइना की तरफ से, चेरी टीगो। टीगो 7 आने वाली है, 8 और 9 मार्केट में आ चुकी हैं। अब 8 की प्राइस जो है वो 1 करोड़ तकरीबन 9 लाख समथिंग है, ठीक है? टीगो 9 की मेरे ख्याल से 1 करोड़ 35 या 36 लाख है। सो ये दोनों गाड़ियाँ फीचर के लिहाज से, ड्राइव के लिहाज से, पावर के लिहाज से प्राडो और फॉर्च्यूनर से अच्छी हैं और कम पैसों में मिल रही हैं। दैट इज़ व्हाई चाइना की जो कार्स हैं वो ज़्यादा ऊपर जा रही हैं और लोगों ने टेस्ट भी कर लिए हैं 3 से 4 साल पहले, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू शुड एक्सप्लेन वन सिंपल बार ग्राफ। अब लोग इस बार ग्राफ को वैल्यू नहीं देते, उनको समझ ही नहीं आती कैसे एक्सप्लेन करना है। भाई स्टोरी लाओ, यही बार ग्राफ शाइन करेगा। जब ट्रू स्टैटिस्टिक्स होंगे ना, यही बार ग्राफ शाइन करेगा और कमाल का शाइन करेगा, ठीक है? इस वजह से स्टोरी टेलिंग आपके पास होना ज़रूरी है। बात समझ आ गई जी? इस तरीके से आप बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पहली लिंगुअल क्या है? ग्राफ बना दिया, दूसरा डोमेन नॉलेज। सो बेसिकली ग्राफ एक ज़ुबान है या कोडिंग एक ज़ुबान है प्लस कम्युनिकेशन जो आप करते हैं स्टोरी की, जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, ये दूसरी ज़ुबान है जिसकी वजह से आपका ग्राफ और भी अच्छे तरीके से शाइन करेगा। राइट जी? फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड जजमेंट। इसके अंदर आप क्रिटिकली बताते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें। अब अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे फीचर्स एनलिस्ट कर दें, ये फॉर्च्यूनर के ये फीचर्स हैं, ये जी आपके ओशान के, ये यहाँ पे चेरी के, जब इनको आप क्रिटिकली एनालाइज़ करके यहाँ पे साथ प्रेज़ेंट करेंगे ना इन एडिशन टू द ग्राफ, आपके उस ग्राफ की वैल्यू 10 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी। एक सादा बार ग्राफ, लेकिन वो रिपोर्ट में बड़ा कमाल करेगा, ठीक है?
फिर आप इसको सोशल मीडिया पे या जब क्रिटिकल थिंकिंग कहीं पे होती है देन यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन। और इसके लिए हो सकता है कुछ लोग कहें जी आप ऐसा करें चैरिटी को 8 ले लें, लेकिन वो कहते हैं कि जी इसके अंदर एक मसला आता है गियर बॉक्स का। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीवीटी क्या है, डीसीटी क्या है और ये गियर की ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है, मैनुअल ट्रांसमिशन किसमें है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन किसमें है, ऑल व्हील ड्राइव है कौन सी है, फिर आपके पास जनाब रियर व्हील ड्राइव कौन सी है और फॉरवर्ड व्हील ड्राइव कौन सी है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, फिर आप कार्स पे गुफ्तगू करें। एमी मुंह उठा के सीधा एक डेटा का एनालिसिस करके ना कह दें कि भाई कारें ज़्यादा सेल हो रही हैं। सो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इज अ मस्ट थिंग, राइट जी। बिजनेस एक्यूमेन एंड स्टोरी टेलिंग आपको समझ आ गई। जब आप इस तरीके से फिर प्रेजेंट करेंगे ना चीजें कहीं पे भी, तो आप अपनी वैल्यू खुद देखेंगे, यार इस बंदे ने टाइम स्पेंड किया है, इस बंदे ने चीजों को देखा है, इस बंदे ने अच्छे से ये चीजें समझी हैं। अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको काफी लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। एंड आई वुड लाइक टू से कि ये वाला आप पॉइंट कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा प्लीज। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये वाला पॉइंट इस वक्त छाया हुआ है, मॉडर्न डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हैं डेटा एनालिस्ट, आपका खाम माल क्या है जी? रॉ मटेरियल आपके पास क्या है? डेटा। तो रॉ मटेरियल ऐसे पड़ा रहे? नहीं ना, यू नीड टू स्टोर दैट समवेयर। और आपको पॉलिसीज पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मैंने किसके साथ शेयर करना है डेटा, किसके साथ नहीं करना। अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल मेडिकल का डेटा आ जाता है, मैं एक यहाँ पे आपको एक मिसाल देने लगा हूँ, बड़ी गौर से देखिएगा। मेडिकल का डेटा आ रहा है और उस डेटा में आपको पता चल रहा है फॉर एग्जांपल यूएस सिटीजन्स जो हैं उनका डेटा है, ठीक है। और आपको नेम और सारी इंफॉर्मेशन, नेम, घर का पता, मोबाइल नंबर, सारी इंफॉर्मेशन के साथ आ रहा है इस बंदे को डिजीज क्या है और कब से इलाज हो रहा है, ठीक है, क्योर कब से हो रही है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए और नाम भी आ जाए, इज इट एथिकल टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन समवेयर या विद समवन? नहीं ना, अनएथिकल है ना। सो ये डेटा के एथिक्स हैं। इसी तरीके से आप खुद सोचें, नादरा का डेटा है, आपका पूरा फैमिली ट्री जो फैमिली सर्टिफिकेट है वो नादरा वाले सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, इज इट एथिकल? नहीं। तो कुछ कॉमन सेंस की बातें होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर कंट्री के, उसकी बेस पे आपको पता होना चाहिए गवर्नेंस एंड एथिक्स क्या है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के। और सेकंड आपको पता होना चाहिए क्लाउड वेयर हाउस, यानी कि ऑनलाइन डेटा कहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं ताकि हमें हार्ड डिस्क और इन चीज़ों का मसला ना बने। आपको पता है ना, काफ़ी मैं बात करूँगा, रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, पेपर पे होते हैं रिकॉर्ड, और बाद में क्या होता है, आग लग गई जी रिकॉर्ड को, गया रिकॉर्ड, ठीक है? तो दुनिया आगे जा रही है, हमने वो सीन ही नहीं देना कि आग लग जाए। तो जब भी किसी कंपनी में आपने जाना है, सबसे पहले उनको डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएँ और उन्हें बताएँ कि हम डेटा कहाँ पे स्टोर करेंगे एंड दिस इज़ हाउ एथिकली वी शुड प्रोसीड विद। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ डेटा एनालिस्ट को अडैप्ट कर रही हैं। उनको चाहिए नहीं है लेकिन वो अडैप्ट कर रही हैं एंड दे डोंट नो कि कौन-सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से डेटा को सिक्योर करना है, एथिकल कंसिडरेशन कौन-कौन सी हैं। यू शुड टेल देम कि भाई यहाँ पे इस तरीके से डेटा को स्टोर करें, ठीक है? ताकि रिकॉर्ड को आग ना लगे और बात आई गई ना हो। समझ रहे हैं बात को? तो आपका सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट किस्म की डेटा स्टोरेज या डेटा वेयर हाउसेज़ पे पड़ा होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटर्स पे पड़ा होना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गई है कि 2026 ने डेटा एनालिस्ट की जॉब को किस तरीके से मॉडर्नाइज़ कर दिया है। अब वो डेटा एनालिस्ट जो कहते थे एक्सेल पे डैशबोर्ड बना के, भई मेरी तो इतनी सैलरी है, मैं कमा रहा हूँ, क्लोज़ हो ज़रा 2 साल। 1-2 साल बाद आपको पता चलना है कि भई वो एक्सेल कहाँ गया, वो चीज़ें कहाँ गईं। सो थिंग्स आर गोइंग रियली ऑन अ पेस एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने और सीखने वाले हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात की? अब आपको जो टूल सेट है आपके पास होना चाहिए वो डेटा की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले, ठीक है? फिर ऑफ कोर्स जब हम विजुअलाइज़ करेंगे तो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बन जाएँगे। देन द नेक्स्ट थिंग वुड बी एआई फ्लुएंसी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि एआई का दौर है। Hence the name AI for data analysts. And then business acumen and storytelling. And then यहाँ पे modern data infrastructure. ये जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत जरूरी है हर डेटा एनालिस्ट के लिए। ग्राफ बना देना, एनालाइज कर देना इज नथिंग। उसके पीछे सोच क्या है उसको हमने प्रेजेंट करना है। तो ये एक जो पिक्चर है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड बिलीव मी, इसको अगर आप अपने मद्देनजर रखेंगे ना,
अपने माइंडसेट में रखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि डेटा एनालिस्ट बनना आसान है इफ़ यू नो द पाथवे। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज़ योर स्किल सेट, आप डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। और डेटा एनालिस्ट की सैलरीज़ की तरफ हम अब जाएँगे एंड आई विल शो यू एक्चुअली कि सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हैं भई। पाकिस्तान में 2 लाख से ऊपर स्टार्ट हो रही हैं आजकल। सो इंशाल्लाह वी विल लर्न अबाउट दीज़ थिंग्स।